डियर स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका मशीन योग्यता। तो इसमें एक चीज़ और हम बता दें आपको कि प्रत्येक धातु को उपयोगी उत्पाद में बदलने के लिए उसे विभिन्न प्रक्रमों से हमें गुजारना पड़ता है। मतलब कि उत्पाद जो बनता है हमेशा कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके ही बनाया जाता है। तो जो उत्पाद बनेगा वो कच्चे पदार्थ का उपयोग करके ही बनाया जाएगा। तो जो धातु होगा उसको उपयोगी उत्पाद में बदलने के लिए हम उसे बहुत सारे प्रक्रमों से गुजारते हैं। जब तक हम उसको प्रक्रम से नहीं गुजारेंगे तब तक हम उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे और हमें उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मशीन योग्यता का अर्थ धातु के उस गुण से है जिससे उस पर मशीन क्रिया सरल हो जाती है। जो मशीन की जो क्रिया होगी वो उस पर सरल हो जाती है और उस पर कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। तो मशीनन की क्रिया के दौरान हम जानते हैं कि अनावश्यक पदार्थों को उस पर से दूर किया जा सकता है और जब उस पर हम दूर कर देंगे तब मशीन की क्रिया आसानी से पूर्ण हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मशीनन क्रिया के द्वारा ही की जाती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि मशीनन योग्यता के अनुसार अनावश्यक पदार्थों को पृष्ठ की सतह पर से हटाने की क्रिया ही मशीन योग्यता होती है। अब गुण क्या क्या है देखते हैं। ये भी है, उत्पाद की सतह पर अच्छा परिष्करण प्राप्त होता है। जो उत्पाद की सतह होती है उस पर एक अच्छा परिष्करण हमको प्राप्त हो जाता है। अच्छा परिष्करण का मतलब है यहाँ पे गुड सरफेस। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी वो परिष्कृत होगी, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अनवांटेड मटेरियल मौजूद नहीं रहेगा और वो पहले से हटाया जा चुका है मशीनन प्रक्रिया के द्वारा। तो जो सतह होती है उत्पाद की वो एकदम क्या होती है, वो एकदम परिष्कृत हो जाती है, एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी सतह हो जाती है। फिर मशीनन में कम समय लगता है। देखिए मशीनों का जब हम मशीनन जो है इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो हमें जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे कार्य को आसान करती है और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो मशीनन क्या होता है, इसमें कम समय लगेगा और आसानी से उस पर कार्य किया जा सकता है। धातु को अधिक गति पर भी आसानी से हटाया छीला जा सकता है। मतलब कोई धातु सरफेस पे है तो उसको एक अत्यधिक गति से क्या उस पर गति करके उसको हटाया जा सकता है। मतलब किसको हटाते हैं, चिप्स को। जब हम किसी भी वर्कपीस पर टूल की सहायता से काटने की क्रिया करते हैं तो उसमें से छोटे छोटे चिप्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वो जो चिप्स होती हैं वो चिप्स क्या रहती हैं, अनवांटेड मटेरियल्स के रूप में बाहर आती हैं। अगर इन चिप्स को उसके सरफेस पर से हटाया नहीं गया तो वह अशुद्धियों के रूप में उस पर के सतह को जाम कर देंगे। तो इनको हटाने के लिए हम बहुत सारे प्रक्रम करते हैं जिससे वो हट जाते हैं। तो धातु को अधिक गति पर भी आसानी से हटाया छीला जा सकता है। मशीनन में कम ऊर्जा की खपत होती है। अब जो मशीनन जो होती है उसमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है। मतलब कि इसमें देखिए मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है तो ऊर्जा की खपत भी हम देख रहे हैं कि इसमें कम ही रहेगी। ऊर्जा ज़्यादा इसमें खपती नहीं है। ऊर्जा जो होती है वो उतना ही यूटिलाइज होगा जितना हमारा यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज इसमें नहीं होगा। कर्तन औजार कम घिसेगा। जो जिस चीज़ से वर्कपीस पर हम कार्य कर रहे हैं, कटिंग टूल से, कर्तन औजार से, वो घिसता कम है। हमको पता है कि अगर बहुत जल्दी वो घिस जाएगा तो वर्कपीस पर फिर हमको दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ेगी और फिर इसी तरह से ये क्रिया चलती रहेगी और हमारा जो कटिंग टूल होगा हमको बार बार बदलना पड़ेगा। तथ्य क्या है इसके, कटाई की जाने वाली धातु के भौतिक गुण। हम सभी लोग जानते हैं कि भौतिक गुण वह गुण होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से सीधे प्राप्त होते हैं। मतलब हमें जो प्राकृतिक रूप से सीधे प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं वही भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि आकृति, आकार, घनत्व, रंग, ठीक, आपका परिष्करण, ये सब चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होती हैं और ये भौतिक गुणों के अंतर्गत हमको मिलती हैं। फिर है मशीनन में भी कम समय लगता है। जो मशीनिंग की क्रिया होती है उसमें समय बहुत कम लगता है। मशीनिंग में ज़्यादा समय हमारा नहीं लगता, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता। फिर कटाई की जाने वाले धातु की आंतरिक संरचना सरल होती है। जिस पर कटाई की जा रही है, मशीनन की जा रही है, उसकी आंतरिक संरचना भी हमें मिल जाती है। कटाई का वातावरण, जो कटाई का वातावरण होता है वो भी हम लोग क्या कहते हैं, यूज करके चलते हैं। फिर है कर्तन गति, कटिंग स्पीड का। कर्तन जो गति होती है
वो भी उस पर डिपेंड करती है। मतलब कि जितनी तेज़ी गति से उसके ऊपर उसको प्रहार किया जाएगा, वो उतनी तेज़ी गति से उस पर कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मशीनन कर्तन गति का भी प्रयोग उस पर किया जाएगा। शीतलक कूलेंट का प्रयोग, हम लोग कूलेंट का प्रयोग करते हैं ऊष्मा को क्या करने के लिए, अवशोषित करने के लिए। क्योंकि अगर सतहों के बीच में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, अगर उसको हटाया नहीं गया तो कुछ समय बाद वो क्या करता है, वहाँ के सरफेस को ख़राब कर देता है और वहाँ पे अशुद्धियाँ क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी वजह से शीतलक का प्रयोग करके उस पर से उसको ठंडा भी किया जाता है और वहाँ पे ऊष्मा को अवशोषित भी किया जाता है, जिससे कि वह आगे कई समय तक वो चलता रहे। फिर है कर्तन औजार का धातु। कटिंग टूल की जो धातु, जिस मटेरियल का हम लोग कटिंग टूल बनाते हैं, उसका भी बहुत मेन इफेक्ट पड़ता है। तो कर्तन औजार की धातु हम ऐसी रखते हैं जिससे कि वो सही ढंग से काम करे और काफ़ी लंबे समय तक उसका यूज किया जा सके। फिर है ढलाई योग्यता। किसी धातु का यह वह गुण है जिससे उसको पिघलाकर विभिन्न आकार व आकृति में ढाला जा सकता है। मतलब किसी भी धातु का यह वह गुण जिससे उसको पिघलाकर विभिन्न आकार व आकृति में ढाला जा सके, वो ढलाई योग्यता करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि ढलाई प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी धातु वस्तु को एक आकृति में ढाला जा सकता है। इसे कहते हैं हम लोग कास्टिंग। ठीक, तो इसमें हम लोग एक विभिन्न आकार व आकृति में उसको हम ढाल सकते हैं। कब? उसको जब पिघला कर। तो किसी भी वस्तु को एक निश्चित तापमान पर पिघला कर हम उसके एक आकार और आकृति के अनुसार ढालकर एक नया उत्पाद बना सकते हैं, और यही कहलाता है ढलाई योग्यता। तो ढलाई योग्यता के अंतर्गत उसको क्या करते हैं, हम पिघला कर एक निश्चित आकृति व आकार में क्या करते हैं, ढालते हैं, और यही ढलाई कहलाता है। योग्यता, एक अच्छा उत्पाद प्राप्त करने के लिए धातु योग्यता के अच्छे गुण होने चाहिए। एक अच्छा उत्पाद जो होगा वो तभी हमको प्राप्त होगा जब उसमें धातु योग्यता के अच्छे गुण हमको प्राप्त होंगे। इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं? जमने की दर। मुख्य घटक जो हैं वो है जमने की दर, मतलब किस दर से वो जमने का कार्य कर रहा है। फिर है संकुचन, संकुचित हो जा रहा है। देखिए, जब कोई चीज़ हम गला के किसी भी आकार में डालते हैं तो धीरे धीरे संकुचित होने लगती है। जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएगी वो इसी प्रकार से संकुचित होती जाएगी, और जैसे जैसे उसको हम गर्म करते जाएंगे वो धीरे धीरे उसमें फैलने का गुण आता जाएगा। जिस प्रकार वो ठंडी होती जाएगी उसमें संकुचन के गुण उत्पन्न होते चले जाएंगे। पृथक्करण मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट के अलग होने की क्रिया। तो जो घटक हैं, एक तो है आपके जमने की दर और दूसरी चीज़ है आपकी संकुचन। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर ही उनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो जमने की दर होती है वो इसको मेजर किया जाता है। जमने का दर यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ पिघलती है, किसी चीज़ को गर्म करते हैं, अगर वो पिघल जाती है तो वो जमने लगती है। तो पिघलने के बाद वो सॉलिड स्टेट में आने लगती है। तो संकुचन मतलब हम बताए थे कि संकुचन का मतलब ये हुआ कि वो जब कोई भी वस्तु पिघलती है, पिघलने के बाद जब सॉलिड स्टेट में तो वो धीरे धीरे संकुचित होती चली जाती है, और जब गर्म करते हैं तो वो फैलने लगती है। उसी तरह पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग। तो पृथक्करण का मतलब होता है ये अलग होती जाएगी, और हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे खाली होती जाएगी। ठीक। फिर है जमने की दर। तो जब पिघली धातु को सांचों में डाला जाता है तो जिस दर से ठोस अवस्था तो जिस दर से ठोस अवस्था का प्राप्त करना होता है उसे जमने की दर कहते हैं। जमने की दर यहाँ पर सीधे तौर पर मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को पिघलाते हैं, पिघलने के बाद उसको हम सांचों में डालते हैं, उससे एक हमको आकार व या आकृति प्राप्त होती है, और वही आकार या आकृति हमें उत्पाद में प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि जमने की दर जो होती है वो पिघली हुई धातु जो होती है वो सांचों में डाली जाती है। तो सांचों में डालने के बाद वो धीरे ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद अंदर संकुचित है। जब सांचों से उनको बाहर निकाला जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसमें वायु का प्रवेश भी होता है, जिससे वो पोरस हो जाती है, और छिद्र होने से वो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, ब्लो होल्स क्रिएट होने लगते हैं। तो जमने की दर का मतलब ये हुआ कि जब पिघली हुई धातु को सांचों में डाला जाता है तो कुछ देर बाद वो ठंडी होकर जमने लगती है, और यही जमने की दर कहलाती है। जब पिघली धातु को सांचे के अंदर डाला जाता है तो सांचे के अंदर सभी पतले भागों में उसके बहाव की दर धातु की संरचना तथा उसके तापमान पर निर्भर करती है। बहाव की दर का मतलब यह हुआ जब वो पिघली रहेगी तो वह द्रवित अवस्था में रहेगी, और द्रवित अवस्था में वो सीधे सांचों में बहकर अंदर के किनारों पर चली जाएगी। तो उसके बहाव की दर धातु की संरचना तथा उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो उसकी जो बहाव की दर होगी वो धातु की संरचना और उसके तापमान पर ही निर्भर करेगी। तो जमने की दर का मतलब ये हुआ जब पिघली धातु को सांचों में डाला जाता है तो जिस दर से ठोस अवस्था को वह प्राप्त करता है वो जमने की दर प्राप्त करता है। तो वो जम जाएगा तो वो ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जब पिघली धातु को सांचों में हम डालेंगे तो जब वो ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो वो जम जाएगा, तो उसे कहते हैं जमने की दर। ठीक। तो जब पिघली धातु को सांचों के अंदर डाला जाता है तो सांचे के अंदर सभी पतले भागों में उसके बहाव की दर धातु की संरचना तथा उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो उसके तापमान पर ही सारा काम डिपेंड करेगा। तो उसके बहाव की दर और धातु की संरचना तथा उसके तापमान पर निर्भर करेगी। फिर है संकुचन। पिघली धातु जब ठोस अवस्था को प्राप्त करती है, पिघली धातु जब ठोस अवस्था को प्राप्त करती है तो उसके आयतन में कुछ कमी आ जाती है। देखिए, कोई अगर चीज़ पिघली है और जब वो ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगी, ठंडी होकर ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेगी, तो वो क्या होगा, उसके आयतन में कुछ कमी आ जाती है। मतलब जो आयतन उसका फैला रहता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ठोस होके संकुचित हो जाती है। बस यही कारण है। तो संकुचन की क्रिया तब होती है जब पिघली धातु ठोस अवस्था में होती है और उसके आयतन में कमी आ जाती है। यह कमी संकुचन कहलाती है। मतलब वो जो आयतन जब उसका कम हो जाएगा तो वो संकुचित हो जाएगी और अंदर की ओर सिकुड़ जाएगी, और उसके सिकुड़ने की दर को ही हम लोग संकुचन कहते हैं। ठीक। जब पिघली धातु को जब ठोस अवस्था से प्राप्त करते हैं तो उसके आयतन में कुछ कमी आ जाती है। अब इसी चीज़ को अगर हम गर्म करें तो ये फैलने लगेगी और आयतन इसका बढ़ जाएगा। लेकिन ठोस अवस्था पिघलने के बाद, सांचों में डालने के बाद जब हमें ये ठोस के रूप में प्राप्त होती है तो इसके आयतन में कमी आ जाती है और ये संकुचित हो जाती है, और यह क्रिया प्रक्रम संकुचन कहलाता है। पृथक्करण। ढलाई द्वारा प्राप्त उत्पाद की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए यह अति आवश्यक है कि धातु में पृथक्करण का गुण या तो बिल्कुल न हो या बहुत कम हो। धातु का यह गुण ढलाई की विश्वसनीयता को कम करता है। पृथक्करण का मतलब होता अलग थलग। ठीक। तो ढलाई के द्वारा जो प्राप्त हमको उत्पाद हो रहा है उसके सामर्थ्य को हमको क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो ढलाई द्वारा प्राप्त उत्पाद की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए
यह अति आवश्यक है कि पृथक का गुण एकदम कम ना हो, या सामर्थ्य का मतलब होता है उसकी क्षमता। ठीक, तो सामर्थ्य का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्षमता से है। तो ढलाई द्वारा प्राप्त उत्पाद की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए यह अति आवश्यक है कि धातु में पृथक्करण का गुण एकदम न हो या बहुत कम हो, और यह गुण उसकी विश्वसनीयता को क्या करता है, बनाए रखता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसके पृथक्करण गुण हो कि जिससे कि वह ठोस अवस्था से सीधे उत्पाद जो होगा वो हमें प्राप्त हो, और उसमें यह गुण ना हो जिससे कि अगर वो उसकी विश्वसनीयता हमेशा बनी रहे। निर्माण योग्यता, किसी धातु का वह गुण जिससे उसके बाहरी बल लगाकर एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब किसी भी धातु का यह वह गुण होता है जिससे उसके आकार में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो निर्माण योग्यता का मतलब हुआ कि उसका निर्माण हम कर रहे हैं। तो निर्माण योग्यता कैसे हो रही है कि वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में वह परिवर्तित हो गया। तो निर्माण योग्यता वह क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी धातु को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो किसी भी धातु का वह गुण जिससे उसके बाहरी बल लगाकर एक रूप से दूसरे आकार में परिवर्तित या एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी धातु की निर्माण योग्यता उसकी तन्यता पर निर्भर करती है। किसी भी धातु की जो निर्माण योग्यता होगी वह उसकी तन्यता पर भी निर्भर करेगी। तन्यता का मतलब हम बता चुके थे आपको। तन्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कोई चीज़ अगर किसी भी धातु वस्तु पर हम अगर बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर वह किसी एक चाप की आकृति के अनुसार झुक जाए लेकिन टूटे ना, वो टूटे नहीं लेकिन चाप की आकृति का आकार बना के वह झुक जाए, तो वह कहलाती है उसकी तन्यता। तो धातु की आघात वर्धनीयता भी बढ़ जाएगी जो कि निर्माण योग्यता के अंतर्गत होती है। तो निर्माण योग्यता किसी भी धातु का वह गुण है जिससे उसके बाहरी बल लगाकर एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी धातु की निर्माण योग्यता उसकी तन्यता पर ही निर्भर करती है। तन्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो टूटे भी ना और अपने आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर भी दे। और तन्यता का मतलब हो गया डक्टिलिटी। और तन्यता के अंतर्गत हम जानते भी हैं कि इसमें जो धातु इसमें जो होगा उसमें जो आपके प्रतिबल होंगे, प्रतिबल का मान बार बार परिवर्तित होने के कारण वह धातु एक समय ऐसा आएगा कि वह टूट जाती है। तो वही उसकी डक्टिलिटी तन्यता कहलाती है। धातु की आघात वर्धनीयता भी बढ़ जाएगी और वो निर्माण योग्यता के अंतर्गत ही मापी भी जाएगी। इसके घटक क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कण के आकार पर। अब देखिए यहाँ पे कण जो है आप जानते भी हैं कि अति सूक्ष्म कणों जो पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अति सूक्ष्म कणों के मिलने से एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो कणों के आकार पर, कण के आकार पर भी ये निर्माण करता है, निर्माण योग्यता है। क्यों? क्योंकि अगर एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन होना है तो कण का आकार भी होना चाहिए। अगर कण बहुत छोटा रहेगा तो वह परिवर्तित नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं कोई समस्या उत्पन्न उसमें हो जाएगी। तो कण के आकार पर भी यह निर्भर करता है। फिर ऊष्मा उपचार पर, किसी भी धातु पर ऊष्मा का उपचार बहुत अधिक महत्वपूर्ण ध्यान रखता है। अगर वस्तु पर ऊष्मा का उपचार चाहे वो गर्म स्थिति में हो या ठंडी स्थिति में हो, ये दोनों चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कण होता है अगर उसका आकार एक आकार से दूसरे आकार परिवर्तित करना है तो उसमें हमें तापमान को भी निर्धारित करना पड़ता है। तापमान के आधार पर उसमें वृद्धि भी हो सकती है और उसमें कमी भी हो सकती है। तो ऊष्मा का उपचार उस धातु पर भी पड़ेगा और उसके प्रभाव को हमको मेजर करना पड़ेगा। तो ऊष्मा का जो प्रभाव होगा वो अति महत्वपूर्ण है इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए। फिर है धातु की आंतरिक संरचना पर। जो धातु है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी हमें इसमें मेजर करना पड़ेगा।
तो धातु की आंतरिक संरचना पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो पहला इसमें है कण के आकार पर। फिर कण के आकार पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके आधार पर हम इसको कहते हैं। ऊष्मा उपचार पर भी है और धातु की आंतरिक संरचना पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। फिर अब वेल्डन योग्यता, किसी भी धातु का वह गुण जिससे कारण उस पर वेल्डन प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। अब देखिए वेल्डन प्रक्रिया क्या है। वेल्डन प्रक्रिया या वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म करके जोड़ा जाता है। मतलब धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है एक निश्चित तापमान पर पिघलाकर। अगर दो धातु हैं, धातु ए और धातु बी, और दोनों के सिरों को हमको जोड़ना है तो हम ये करेंगे कि दोनों के सिरों को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जो सिरे उनके पिघल जाएंगे उनको आपस में लाके हम जोड़ देंगे। तो यह प्रक्रिया कहलाती है वेल्डिंग प्रोसेस। तो दो धातुओं को आपस में एक निश्चित तापमान पर जोड़ने की प्रक्रिया आपकी वेल्डिंग कहलाती है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उस पर वेल्डन प्रक्रिया की आसानी से की जा सके वह वेल्डन योग्यता कहलाती है। मतलब कितने अच्छे तरीके से वेल्डिंग की प्रक्रिया की जाए और वेल्डन योग्यता कहलाती है। तो यहाँ पर योग्यता का मतलब होता है उसकी एबिलिटी, मतलब कितने अच्छे तरीके से। तो किसी भी धातु पर वेल्डन योग्यता, वेल्डिंग करने की जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाती है, उसकी वेल्डिंग एबिलिटी कहलाती है। ठीक। तो किसी भी धातु का वह गुण जिसके कारण धातु उस पर वेल्डन प्रक्रिया आसानी से की जा सके वो उसकी वेल्डन योग्यता कहलाती है। अगर सही प्रकार से या आसानी से नहीं की जा पाएगी तो वो वेल्डन योग्यता सफल नहीं हो पाएगी। तो वेल्डिंग की प्रक्रिया होगी लेकिन वह आसानी से अगर हो जाती है तो यह उसकी योग्यता कहलाएगी, वेल्डन योग्यता। फिर है गुण, धातु की आंतरिक संरचना, मतलब जो धातु है उसकी आंतरिक संरचना पर भी यह निर्भर करता है। धातु की भंगुरता पे, मतलब धातु की भंगुरता पे ये भी निर्भर करेगा। धातु की भंगुरता मतलब कि उस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कैसे वह टूटता है, तो धातु की भंगुरता पर भी वह एप्लीकेबल रहता है। भंगुरता किसी भी धातु का वह गुण है जिसके कारण उस पर बल लगाने पर, टूट फूट करने पर, खरोंचने पर, बल लगाने पर वह पल भर में टूट कर दो भागों में अलग हो जाए, यह उस पदार्थ की भंगुरता कहलाती है। और भंगुरता के द्वारा ही उसकी क्षमता को भी मेजर किया जाता है। तो धातु की आंतरिक संरचना पे भी और धातु की भंगुरता पे भी। फिर धातु का तापीय गुण, धातु का जो तापीय गुण होता है, थर्मल प्रॉपर्टी, किसी भी धातु का तापीय गुण उसके अंदर उपस्थित कणों के आकार पर भी निर्भर करता है। उच्च तापमान पर धातु के सामर्थ्य, उच्च तापमान पर भी धातु का जो सामर्थ्य होता है वो बना रहता है। जो धातु का तापमान रहेगा वो उच्च सामर्थ्य पर भी वो उस पर कार्य करता रहेगा। ठीक। तो धातु के तापमान पर भी वो उच्च सामर्थ्य पर कार्य करता रहेगा। तो धातु की आंतरिक संरचना, धातु की भंगुरता, धातु का तापीय गुण और उच्च तापमान पर धातु। देखिए उच्च तापमान पर धातु के सामर्थ्य का मतलब यह हुआ कि वो उच्च तापमान पर धातु का सामर्थ्य कितना बना है। तो धातु का जो सामर्थ्य रहेगा, कैपेबिलिटी रहेगी, उच्च तापमान पर कितनी आ रही है। तो धातु की एक आंतरिक संरचना होती है और धातु की उसकी एक भंगुरता होती है। ठीक। और धातु का तापीय गुण भी उसी पर निर्भर करता है। तो उच्च तापमान पर धातु के सामर्थ्य को भी मेजर किया जाता है। तो धातु की आंतरिक संरचना पर भी, धातु की भंगुरता पर भी और धातु के तापीय गुण भी उसी के अंतर्गत आएंगे। उच्च तापमान पर धातु का सामर्थ्य भी मेंशन किया जाएगा। उच्च तापमान पर धातु का सामर्थ्य भी मेंशन किया जाएगा। तो धातु की आंतरिक संरचना, धातु की भंगुरता, धातु का तापीय गुण और उच्च तापमान पर धातु की सामर्थ्य, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं वेल्डन योग्यता के गुण के अंतर्गत।
फिर है ऊष्मीय गुण। अब ऊष्मीय गुण के अंतर्गत है विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ की इकाई ग्राम द्रव्यमान को पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा के अंतर्गत। तो किसी भी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के इकाई ग्राम द्रव्यमान को पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होती है। इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आइए पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रसार। जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म करके जब भी हम किसी भी धातु के टुकड़े को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जब किसी भी धातु के टुकड़े को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है। उसकी लंबाई में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म करके किसी तापमान तक बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, जो कि टुकड़े की धातु के तापमान में वृद्धि पर निर्भर करती है। सिंपल सी चीज़ है। जब भी हम किसी धातु के टुकड़े को जब भी हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसके तापमान को बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई में अपने आप वृद्धि शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम उसी धातु के टुकड़े को ठंडा करते हैं तो वह संकुचित होने लगता है। यहाँ पर उसमें प्रसार हो रहा है, लेकिन जब उसको ठंडा करेंगे तो वह धीरे धीरे संकुचित होना शुरू हो जाएगा। तो मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले धातु अंगों को भिन्न तापक्रम पर कार्य करना पड़ता है। मतलब मशीनों में जो भी प्रयोग किए जाते हैं धातु अंगों को भिन्न तापक्रम पर कार्य करना पड़ता है। तो मशीनों में जो प्रयोग होते हैं धातु अंग, उनको अलग अलग तापमानों पर क्या किया जाता है, कार्य दिया जाता है। तो मशीनों में प्रयोग होने वाले धातु अंगों को अलग अलग तापमान पर कार्य करना पड़ता है। तो जो भी मशीन के अंग होते हैं उनको अलग अलग तापमानों पर कार्य करना पड़ता है। तो अलग अलग जब तापमान पर कार्य करते हैं तो उसमें प्रत्येक भाग में ऊष्मीय प्रसार भी उत्पन्न हो जाता है और हमें उस समय ऊष्मीय प्रसार की जानकारी भी लेना अति आवश्यक होता है। अगर हम जानकारी नहीं लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें टूट फूट की क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। तो ऊष्मीय प्रसार का मतलब यही हुआ, जब किसी भी धातु के टुकड़े को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के साथ साथ उसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है। और जो उसकी टुकड़े की लंबाई में वृद्धि जो होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। मशीनों में प्रयोग जो भी किया जाता है तो उसके धातु अंगों को अलग अलग तापमान पर कार्य करना पड़ता है। मशीनों में जो भी प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग अलग अलग तापमान पर प्रयोग करते हैं और अलग अलग तापमान का सीधे तौर पर मतलब है कि उनमें मशीन के अंगों में कहीं ना कहीं ऊष्मीय प्रसार भी होता है और ऊष्मीय प्रसार की जानकारी भी हमें लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो जहाँ भी ऊष्मीय प्रसार होगा वहाँ पर हम सीधे तौर पर समझ जाएंगे कि तापमान में प्रसार उत्पन्न हो रहा है और तापमान में जो प्रसार हो रहा है वो उसका बेसिस है ऊष्मा की मात्रा। तो ऊष्मा के अंतर्गत ही तापमान को मेजर किया जाएगा और तापमान के बढ़ने से उसमें प्रसार होगा और तापमान के घटने से उसमें संकुचन की क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। फिर है रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब एक रेखा में ये उसका प्रसार होगा। तो उसको अगर हम मेजर करते हैं तो एक सूत्र के अनुसार उसको समझेंगे। उसके एक रेखा में ही जो उसके प्रसार हो रहा है उसका गुणांक धातु क्रिस्टल के लिए अलग अलग होता है। मतलब जो रेखीय प्रसार गुणांक होगा वो धातु के क्रिस्टलों के लिए अलग अलग होगा। अब ये आप पूछेंगे सर क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल एक त्रिविमीय संरचना होती है जिसके किनारों पर हमें अलग अलग परमाणु वितरित होते हैं। धातु के टुकड़े का प्रारंभिक तापमान अगर स्मॉल टी है, मतलब कोई धातु का टुकड़ा है और उसका प्रारंभिक तापमान कितना स्मॉल टी, उसकी प्रारंभिक लंबाई जो है
LT1 है, प्रारंभिक लंबाई उसकी LT1, अंतिम तापमान T2, प्रारंभिक तापमान T, अंतिम तापमान T2 और प्रारंभिक लंबाई LT1 और अंतिम लंबाई LT2। तो उसकी तापमान में अगर हम वृद्धि ज्ञात करेंगे तो LT2 माइनस LT1 बराबर LT2 माइनस T1। तो यह होता है पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक बराबर अल्फ़ा, पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक बराबर अल्फ़ा T2 माइनस T1। यहाँ पर T2 है अंतिम तापमान और T1 है प्रारंभिक तापमान, और पदार्थ की प्रारंभिक लंबाई जो है LT1 है और उसकी अंतिम लंबाई LT2 है। तो हम यहाँ पर मेजर करेंगे तापमान में वृद्धि। हम यहाँ क्या मेजर करेंगे? तापमान में वृद्धि। तो जो तापमान में वृद्धि मेजर की जाएगी वो हमेशा उसके लंबाई, अंतिम लंबाई और प्रारंभिक लंबाई और अंतिम तापमान और प्रारंभिक तापमान के बीच में ही मेजर की जाएगी। तो तापमान में जो वृद्धि होगी वो आपकी अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान के अंतर्गत ही ली जाएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं जो अल्फ़ा मिल रहा है हमको रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई दोनों में कॉमन, लेकिन तापमान में परिवर्तन की वजह से LT2 माइनस T1 इस पर मेजर किया जाता है। LT2 माइनस T1, LT2 माइनस T1। तो जहाँ पे अल्फ़ा जो है वो रेखीय प्रसार, मतलब एक रेखा में ही वो प्रसार गुणांक उसके तापमान में मेजर किया जा रहा है, तो जिसे कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। एक बार फिर से हम ऊष्मीय गुणों के बारे में समझ लें। सबसे पहली चीज़ होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी भी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उस पदार्थ की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ को कि इकाई ग्राम द्रव्यमान, इकाई ग्राम मतलब यूनिट मास द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो मतलब कोई भी अगर द्रव्यमान है जिसका जो है वो 1 ग्राम द्रव्यमान है तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ाने के लिए आवश्यक हो जाती है। मतलब 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यही होती है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग हम करते हैं 1 ग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ को गर्म करने के लिए, और यही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड मापा जाता है। मतलब इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है या कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड मापा जाता है। तो ये तो हो गई आपकी विशिष्ट ऊष्मा की बात। फिर होता है ऊष्मीय प्रसार। तो जब भी किसी धातु के टुकड़े को गर्म करके उसके तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि मापी जाती है। मतलब कोई धातु का टुकड़ा है उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो जब हम गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे उसके लंबाई में प्रसार होने लगता है। प्रसार इस नाते होता है क्योंकि अणु क्या होते हैं आपस में आके वो बाहर की ओर आते हैं। बाहर की ओर आएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, प्रसार होंगे। अभी जैसे उसको हम ठंडा करते हैं, अभी जस्ट इससे पहले हमने कास्टिंग आपको पढ़ाया था। कास्टिंग के अंतर्गत हम पिघली हुई धातु को एक सांचे में, एक निश्चित आकार के सांचे में रखते हैं। कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाती है और वो ठंडी होने की जो दर होती है उसे कहते हैं जमने की दर। उस समय वो धातु संकुचित हो जाती है और उसके आयतन में कमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो धातु गर्म होती है उसका आयतन बढ़ जाता है और वो बाहर की ओर आ जाती है। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, एक तो आयतन में कमी और दूसरी आयतन में वृद्धि। तो आयतन में कमी तब आ रही है जब वो गर्म वस्तु एक सांचे में डालने के बाद ठंडी हो जाती है और वो ठोस बन जाती है और उसके आयतन में कमी आ जाती है, तो वो कहलाती है संकुचन। वो क्या कहला रही थी, संकुचन। और जमने की दर का मतलब वो ठोस अवस्था में आ गई। तो जमने की दर मतलब कि पिघली हुई धातु को सांचों में डालने के बाद एक निश्चित आकार और आकृति प्राप्त होती है और ये कहलाती है जमने की दर।
लेकिन उसी सांचे में पिघली हुई धातु को डालने के बाद जब वो ठोस अवस्था में आ जाती है तो वह ठंडी होने के बाद संकुचित होने लगती है। संकुचित होने के कारण उसके आयतन में भी कमी आना शुरू हो जाती है और वो अंदर की ओर क्या होती है, संकुचित हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संकुचन। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संकुचन। और ये क्रिया आप पढ़ चुके हैं आपने कास्टिंग में। ये क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, कास्टिंग में। तो कास्टिंग के अंतर्गत इन चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। कास्टिंग के अंतर्गत इन चीज़ों को हम लोग मेजर करने का कार्य कर रहे हैं। फिर हम आते हैं ऊष्मीय प्रसार पर। तो जब भी किसी धातु के टुकड़े को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हम लोग मेजर कर लेते हैं। और वृद्धि जो मेजर होती है वो उसके तापमान में वृद्धि के कारण ही होती है, उसकी लंबाई में वृद्धि। तो तापमान में वृद्धि के कारण ही उसकी लंबाई में भी वृद्धि हम लोग मेजर करते हैं। फिर है मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले धातु अंगों को भिन्न तापक्रम पर कार्य करना पड़ता है, अतः प्रत्येक भाग की धातु के ऊष्मीय प्रसार की जानकारी का होना अति आवश्यक माना जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है एक रेखा में जो प्रसार हो रहा है उसकी गुणांक को जो निकालेंगे तो धातु क्रिस्टल के लिए अलग अलग होता है। तो धातु के टुकड़े का प्रारंभिक तापमान T1, प्रारंभिक लंबाई Lt1, अंतिम तापमान T2 और अंतिम लंबाई Lt2। तो तापमान में वृद्धि जो हम लोग मेजर करेंगे मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर Lt2 माइनस Lt1, Lt2 माइनस T1। तो पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक यहाँ पे अब दिखा रहे हैं अल्फ़ा। अब अंतिम तापमान T2 पर छड़ की लंबाई। अब अंतिम तापमान हमने जो मेजर किया था वो T2 था, उस पर जो छड़ की लंबाई होगी वो हो जाती है आपकी T2। तो Lt2 इज इक्वल टू Lt1 मतलब प्रारंभिक तापमान 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फ़ा आपका रेखीय प्रसार गुणांक है और डेल्टा टी आपका तापमान में परिवर्तन। तो टुकड़े का रेखीय प्रसार गुणांक बराबर अल्फ़ा, टुकड़े का क्षेत्रफल प्रसार गुणांक बराबर बीटा और टुकड़े का आयतन प्रसार गुणांक बराबर गामा। ठीक, तो इसी तरह अब हम अपने इसी ऊष्मीय गुण के अंतर्गत अगला गुण पढ़ते हैं ऊष्मीय क्षमता, थर्मल कैपेसिटी। किसी भी पदार्थ की ऊष्मीय क्षमता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब किसी भी पिंड की, किसी भी पदार्थ की ऊष्मीय
क्षमता किसी उष्मा की वह मात्रा होती है जो पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कोई पिंड है, उसका तापमान अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो वह उस पिंड की ऊष्मीय क्षमता कहलाती है। तो मतलब क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग करते हैं हम किसी पिंड को गर्म करने के लिए, तो यह उसकी ऊष्मीय क्षमता कहलाती है। इसका मात्रक कैलोरी होता है। तो यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा यस उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, तो पिंड की ऊष्मीय क्षमता जो होगी वो एम एस होगी। ये सिंपल सी चीज़ कि किसी भी पदार्थ की ऊष्मीय क्षमता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी भी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग हम करते हैं किसी भी पिंड को गर्म करने के लिए। तो अगर किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है और विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल यस है, तो उस पिंड की ऊष्मीय क्षमता बराबर एम यस होगी। ऊष्मीय चालकता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके सूक्ष्म कणों के मध्यम ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। देखिए, ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्ट, मतलब हम बता भी चुके इससे पहले कि कंडक्टिविटी जो होती, चालकता जिसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो धातु का भी वह गुण होता है जिसके कारण उसके सूक्ष्म कणों के माध्यम से ऊष्मा का जो प्रवाह होगा, मतलब ऊष्मा जो प्रवाह मतलब ऊष्मा का बहना, ऊष्मा का प्रवाह का मतलब ऊष्मा का बहना एक उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। मतलब ऊष्मा का जो प्रवाह होगा या बहेगी वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर कार्य करेगी, और इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय चालकता। ऊष्मा का चलना, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का बहना। तो ऊष्मा जब भी बहती है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बहती है। ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। अगर हम निम्न तापमान से उच्च तापमान की ऊष्मा का प्रवाह करना चाहते हैं तो हमें अलग से एक बाहरी यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा उसके तापमान को बढ़ाने के लिए। लेकिन वह हमेशा वास्तविकता में ऊष्मा का जो चालकता होता है वो हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ऊष्मीय चालकता उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर कार्य करती है। धातु का वह गुण जिसके कारण सूक्ष्म कणों के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है वह उसकी ऊष्मीय चालकता कहलाता है। ऊष्मीय चालकता को हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा प्रवाह की मात्रा को सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, Q = -KA dt/dx। मतलब ऊष्मीय चालकता को एक हम सिंबल है कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, और उसके लिए जो सूत्र बनता है वो है KA dt/dx। Q जो है वो ऊष्मा की मात्रा है, K ऊष्मा की चालकता है, और A उसका क्षेत्रफल जिसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह जिसमें भी होगा वो क्षेत्रफल के अंतर्गत में प्राप्त किया जाएगा। dt जो है वो तापांतर है, और dx जो है वो धातु की मोटाई है। मतलब उसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो है वो dx है, और dt तापमान में अंतर कहला रहा है। तो Q = -KA dt/dx। एक बार फिर आपको हम इसको बता दें कि ऊष्मीय चालकता ऊष्मा का वह गुण है जिसके कारण ऊष्मा सूक्ष्म कणों के मध्य ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, और ऊष्मीय चालकता को K से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊष्मा प्रवाह की जो मात्रा होती है उस सूत्र के द्वारा अगर हम ज्ञात करें, Q जो है वो ऊष्मा चालकता है, ऊष्मा की मात्रा है, K आपकी ऊष्मा की चालकता है, dt तापांतर, और dx उस धातु की मोटाई मेजर की जा रही है। फिर ऊष्मीय श्रांति, थर्मल फटीग, वह यांत्रिक प्रभाव है जो धातु खंड को बार बार ठंडा या गर्म करने पर ऊष्मीय प्रतिबलों के कारण पैदा होता है। मतलब कि धातु खंड, मतलब यह यांत्रिक प्रभाव होता है जो धातु खंड को बार बार ठंडा या गर्म करने पर ऊष्मीय प्रतिबलों के कारण पैदा होता है। ये किसके कारण पैदा हो रहा है? ऊष्मीय प्रतिबल के कारण यह गुण पैदा हो रहा है। ऊष्मीय श्रांति कहलाता है। तो अगर ये मतलब हुआ कि धातु खंड को हम बार बार ठंडा या गर्म कर रहे हैं तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जा रही है, और स्ट्रेस डेवलप होने के कारण वो क्या होता है, वो कई बार उसमें दरारें पड़ जा रही हैं। अगर हम टेम्परेचर को बार बार
बदलेंगे, एक समय बढ़ाएंगे, एक समय घटाएंगे, तो एक समय आएगा कि वो क्या करेगा, उसमें दरारें पड़ जाएंगी और टूटने की कगार पे उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय श्रांति। तो यांत्रिक प्रभाव है जो धातु खंड को बार बार ठंडा या गर्म करने पर ऊष्मीय प्रतिबलों के कारण पैदा होता है, वह ऊष्मीय श्रांति कहलाता है। ऊष्मीय श्रांति के कारण धातु खंडों में कई बार दरारें उत्पन्न भी हो जाती हैं। फटीग, और फटीग की क्रिया आप जानते भी हैं कि यह प्रतिबल के मानों में बार बार परिवर्तन करने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कि देयर इज द डिफरेंस इन द फोर्सेज रिलेटेड टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसी भी पिंड के अंतर्गत अगर हम बार बार उसके प्रतिबल के मान को परिवर्तित करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पल भर में मानों के परिवर्तन होने के कारण वह टूट जाएगा, उसकी क्षमता कमज़ोर पड़ जाएगी और वह टूट जाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय श्रांति। वही आंतरिक प्रभाव जो धातु खंड को बार बार ठंडा या गर्म करने पर ऊष्मीय प्रतिबलों के कारण पैदा होता है, ऊष्मीय श्रांति कहलाता है। यह ऊष्मीय श्रांति के कारण धातु खंडों में कई बार दरारें भी उत्पन्न हो जाती हैं। फिर है ऊष्मीय प्रतिबल। जब किसी धातु की छड़ को दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़कर जब किसी धातु की छड़ को उसके दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़कर उसके तापमान में वृद्धि की जाती है तो उसमें ऊष्मीय प्रतिबल पैदा हो जाता है। ठीक, मतलब जब किसी धातु की छड़ को हम दोनों सिरों पर क्या करते हैं, मजबूती से जकड़ ले रहे हैं और उसके तापमान में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो उसमें ऊष्मीय प्रतिबल क्या हो रहा है, पैदा हो जा रहा है। यदि तापक्रम है तो मजबूती से फिर वो डटा रहेगा। तो ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रतिबल। ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रतिबल। ठीक, तो धातु की छड़ को दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़कर उसके तापमान में क्या हो रही, वृद्धि की जा रही है। मतलब उसके दोनों सिरों को हम फिक्स कर दें और फिर उसको अगर हम गर्म करें तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग कहेंगे ऊष्मीय प्रतिबल पैदा हो जाता है। अगर दोनों सिरे फ्री हों तो वो ऊष्मीय प्रतिबल की कंडीशन नहीं होगी। अगर दोनों सिरों को हम मजबूती से फिक्स कर दें और फिर ताप का प्रवाह कराएं तब हो जाके वो ऊष्मीय प्रतिबल कहलाएगा। और यही तापक्रम बढ़ता है और मजबूती से वो उसको पकड़े रहता है और यही क्रिया आपकी कहलाती है ऊष्मीय प्रतिबल। ये क्या क्रिया कहलाएगी, ऊष्मीय प्रतिबल।